हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडिटोरिया एनसीईआरटी जो फाउंडेशन टेस्ट सीरीज चल रहा था फ्रेंड्स, उसका देखेंगे। और ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और इसके पहले बहुत सारे जिसमें आधार टेस्ट सीरीज है, इसका जो टेस्ट सीरीज का नाम है आधार टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, जो इसका टोटल 17 टेस्ट है, जिसमें 4 हिस्ट्री, 4 पॉलिटी, 4 साइंस का अपलोड हो चुके हैं और 2 ज्योग्राफी का भी हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो जाकर वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेंगे। और एडिटोरिया का जुनून टेस्ट सीरीज भी आ रहा है फ्रेंड्स, जो ऑथेंटिक बुक का है, जैसे कि स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत करके है। तो वहाँ पे जाकर के आप देख लेंगे, जिसमें 1 से 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, एडिटोरिया का करेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है और खान सर का भी करेंट चल रहा है फ्रेंड्स। तो कम से कम 2 क्लासेस का करेंट हम लेके चलेंगे, क्योंकि 68 और 69 अगर बीपीएससी दिए होंगे तो वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम अब पूछ रहा है फ्रेंड्स। इसमें डिटेल्स में ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टेस्ट एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज है, जिसमें आधार टेस्ट सीरीज और एनसीईआरटी फाउंडेशन। और आज का जो टेस्ट में एनसीईआरटी ज्योग्राफी से क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहेंगे, और जिसमें क्लास 10 से 10 और क्लास 11 का रहेगा, जिसमें और करंट अफेयर आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड, जिसमें 12 फैब से 18 फैब तक रहेगा। करंट अफेयर जो एडिटोरिया का करंट कॉन्सेप्ट है उसमें से दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत कथन को चुनना है। फ्रेंड्स, हम लोग पहले ये देखेंगे कि असत कथन पूछ रहा है या सत कथन पूछ रहा है, क्योंकि एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें इसकी वजह से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेमाटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। हेमाटाइट ना होकर के मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार के लौह अयस्क है, जिसमें 70% लौहांश पाया जाता है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण भी होते हैं, जो विद्युत उद्योग में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो पहला गलत हो गया। सेकंड था मैग्नीज का उपयोग कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि असत्य ही पूछ रहा था, ठीक है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए लगभग 10 किग्रा मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाई व पेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो पहला है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। तो गलत है फ्रेंड्स। उत्पादक सबसे ज़्यादा उड़ीसा है। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमगलूर, तुमकुरू, पेटी मैग्नीज की बृहद पेटी है। तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। ये मैग्नीज की ना होकर के लौह अयस्क की बृहद पेटी है। तो ये पहला, दूसरा भी गलत हो गया। और तीसरा है, प्रतिशत के आधार पर उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन राज्यों में प्रथम स्थान है। तो फ्रेंड्स, अगर प्रतिशत से पूछे तो प्रतिशत मध्य प्रदेश में है। तो ये तीनों गलत हो गए। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें कोई भी सत्य नहीं है, और इसमें सत्य ही पूछ रहा था, तो इसका हो जाएगा डी। और प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश है, जिसमें 33% मध्य प्रदेश उत्पादन करता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत कथन को चुनना है। और इसमें सत कथन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानों देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती है। तो ये सही है फ्रेंड्स। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला मुलायम कोला होता है। तो एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला तो होता है फ्रेंड्स, लेकिन मुलायम नहीं होता, वो बहुत कठोर होता है। तो इसका सत्य पूछा, तो सत्य से केवल एक है, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत कथन को चुनना है। इसमें असत्य ही पूछ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तो ये फ्रेंड्स, ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पूगा घाटी नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें पूगा घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, पूगा घाटी लद्दाख में है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। और दूसरा है कर्नाटक राज्य में स्थित नागरकोइल देश में पवन ऊर्जा प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की महान संभावनाएं, भारत में पवन ऊर्जा की विशालतम पेटी तमिलनाडु में है फ्रेंड्स। तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है।
तो ये नागरकोइल कर्नाटक में है ही नहीं फ्रेंड्स, ये तो तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो इसमें पूछ रहा था असत्य कथन, तो दोनों असत्य कथन है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें भी सत्कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका। तो भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, लेकिन गुड़ व खनसाड़ी के उत्पादन में इसका द्वितीय स्थान है। तो फ्रेंड्स ये गलत बोल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि भारत में चीनी उत्पादन में हम दूसरे स्थान पे है, ना कि पहले स्थान में, और जबकि गुड़ व खनसाड़ी के उत्पादन में हम प्रथम स्थान पे हैं। तो ये तो दोनों ये गलत हो गया। दूसरा, लौह उद्योग के लिए लौह अयस्क कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात 1:2:4 होता है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों भी भारी व स्थूल होते हैं। और इसमें जो लौह अयस्क कोकिन कोयल और चूना उत्पादन का अनुपात होता है 4:2:1 फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, यहाँ तो एक्सचेंज कर दिया था, 4:2:1 होना चाहिए था, तो ये गलत है। और पहला भी तो गलत है, भारत का चीनी उत्पादन विश्व का दूसरा स्थान है, ना कि प्रथम स्थान था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, दोनों गलत है। इसमें सत्य पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है, सत्य है ही नहीं कोई। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। फ्रेंड्स अगर एग्जाम में आएगा ना, तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा, इसको राउंड या लाइन अप कर दीजिएगा जो आपके कंफर्टेबल के अनुसार होगा। इससे फिर आपको जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनसे असत्य पूछ रहा है। तो क्रायोलाइट एक पिघली धातु है जो एल्युमिनियम उद्योग में इलेक्ट्रोलाइजर का काम करती है। ठीक है, और भारत के उर्वरक उद्योग में पोटास का पूर्णतः आयात किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों सही है। ठीक है, क्रायोलाइट एक पिघली धातु है जो एल्युमिनियम उद्योग में इलेक्ट्रोलाइजर का काम करती है, तो ये दोनों सही है। इसमें असत्य पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों सत्य है, असत्य कोई है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है, और इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या असत्य है। तो राजमार्ग के व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई का होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, नहाई का नहीं होता है, PWD का होता है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है, जिला मार्ग की व्यवस्था का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग को होता है, तो जिला निर्माण का किसका होता है फ्रेंड्स, तो जिला निर्माण ये सड़कें जिला के विभिन्न प्रशासन केंद्रों जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है, न कि सार्वजनिक विभाग का होता है, तो ये गलत हो गया। तो इसमें दोनों गलत है। और इसमें असत्य पूछ रहा था फ्रेंड्स, तो असत्य, दोनों असत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सत्कथन चुनना है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका। तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और इसमें पूछ रहा है कितने सत्य हैं। ठीक है, कितने सत्य हैं, तो ये तो सत्य है फ्रेंड्स। और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को अहमदाबाद से जोड़ता है, तो ये गलत है। और सीमा सड़क संगठन 1962 में बनाया गया है, तो सीमा सड़क संगठन 1960 में बनाया गया है। भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश की सीमा क्षेत्रों को सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में हुआ था, ना कि 62 में हुआ था, तो ये तो गलत था। और जिसका उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास में दुर्गम क्षेत्र के अभियंता बढ़ी है तथा ये लाइन क्षेत्र में आर्थिक विकास में सहायक हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है, तो इसमें देख लेते हैं। कोचीन पतन लैगून के मुहाने पर स्थित एक कृत्रिम पोतरास है, तो फ्रेंड्स कृत्रिम नहीं है, यह प्राकृतिक है, तो ये गलत हो गया। तूतीकोरन पतन एक प्राकृतिक पोताश्रय है, तो ये सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि दूसरा इसमें सत्य पूछ रहा था। नेक्स्ट देख लेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो दामोदर नदी घाटी में टर्सरी युग के कोयले के निक्षेपण पाए जाते हैं। गोंडवाना कोयला के क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, तो 10 का क्या देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें दोनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत के कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैलोक क्रम में पाए जाते हैं। एक गोंडवाना जिसकी आयु 2 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा
टर्सरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पूर्व पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है जो प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी झरिया रानीगंज बोकारो में स्थित है। तो ये कौन सी है फ्रेंड्स? तो गोंडवाना है, ना कि टर्सरी युग का है, तो ये गलत हो गया। और दूसरा है टर्सरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। तो यहाँ गोंडवाना नहीं है, तो ये क्या किया है, दोनों को एक्सचेंज कर दिया है, इसलिए दोनों गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं? तो नेवेली में मिलते हैं फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सही मिलान करना है और तापीय संयंत्र है और संबंधित राज्य है। तो ध्रुवन कहाँ है फ्रेंड्स? ध्रुवन महाराष्ट्र में नहीं है फ्रेंड्स, ये गुजरात में है। और उरन महाराष्ट्र में है, ना कि गुजरात में, तो ये दोनों को एक्सचेंज कर दिया है। और हरदुआंगंज ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी, जिसमें तीसरा सही है। नेक्स्ट है गलत का मिलान करना है, गलत को मिलान करना है। तो जगह और संबंधित खनिज है, तो इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या गलत होगा। तो भंडारा कहाँ है? तो भंडारा मैग्नीज से संबंधित है, तो ये तो सही है। वेवर बॉक्साइट से संबंधित है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, वेवर अवरक से संबंधित है, तो ये गलत हो गया। और नेलोर अवरक से है, तो ये सही है। और कटनी मैग्नीज से, तो नहीं, कट्टी बॉक्साइट से है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गया, इसमें गलत ही चुनना था, तो 2 और 4 गलत है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत कथन को चुनना है। तो सत कथन देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या होगा इसमें। तो प्रादेशिक भूगोल का विकास अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द्वारा किया गया है और समान भूगोल का विकास कार्ल रिटर द्वारा किया गया है। तो ये इसमें सत्य पूछ रहा है फ्रेंड्स, ये दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों गलत हैं। भूगोल की शाखाएं भूगोल अध्ययन का एक अंतर शिक्षण विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपगमन हैं, विषय वस्तु एवं प्रादेशिक। विषय वस्तु भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपनाम जर्मनी भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया था। तो जो सामान्य भूगोल है ना फ्रेंड्स, जो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने किए थे, और एक दूसरे जर्मन भूगोल किए थे और हम्बोल्ट द्वारा प्रदत्त किया गया था। जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक के दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया था। तो ये क्या हुआ है ना फ्रेंड्स, ये दोनों को एक्सचेंज कर दिया है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये दोनों को एक्सचेंज कर दिया है। इसका समान भूगोल का अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने किए थे और प्रादेशिक भूगोल का कार्ल रिटर ने किया था, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सत कथन को चुनना है। और सत कथन कौन सा हो गया 15 का फ्रेंड्स? तो एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होते हैं, तो ये तो सही है। और भूकंप लेखी अधिकेंद्रन से 145 से परे एस तरंगे के पहुँचने को दर्ज करती है। तो फ्रेंड्स एस तरंगे के नहीं होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पी तरंगे के होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र 105 के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगे का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्रन से 145 के परे पी तरंगे पहुंचती हैं। ठीक है, एस तरंगे नहीं पहुंचती है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक ही सही है जबकि दूसरा गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें असत्य कथन को चुनना है। 15 का 16 का है असत्य कथन को चुनना है फ्रेंड्स। तो पी तरंगे का छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और अधिकेंद्रन से 105 के परे पूरे क्षेत्र में पी तरंगे नहीं पहुंचते। तो अभी हमने जस्ट देखा फ्रेंड्स कि 145 तक पी तरंगे पहुंचता है, तो ये तो गलत ही हो गया। और पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। 105 से परे 105 डिग्री से परे पूरे क्षेत्र में इस तरंगे नहीं पहुंचती है। इस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है, तो यहाँ पे दोनों गलत हो गए। इसके आंसर हो जाएगा सी, दोनों गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ये इसमें
उपयुक्त में से असत कथन को चुनना है फ्रेंड्स। तो कौन से असत्य कथन होंगे वो देख लेते हैं। सील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं। तो सील ज्वालामुखी विशाल प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होते हैं। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये ज्वालामुखी मुख्यतः विशाल से निर्मित होते हैं, ना कि ग्रेनाइट से। तो ये पहला गलत हो गया। सील ज्वालामुखी का ढाल काफ़ी तीव्र होता है। तो फ्रेंड्स सील ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गया। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी सील ज्वालामुखी के सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये सही है। तो असत कथन पूछ रहा था, तो 2 असत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित विशेषताएं किस स्थलकृत्य का उदाहरण है। तो ये देख लेते हैं। तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखियों में विस्फोट के दौरान विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है। इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार इसके पास ही स्थित होते हैं। तो किसके बारे में कह रहा है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 18 का आंसर हो जाएगा सी, ज्वालामुखी कुंड के बारे में बोल रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 19 का, देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। तो ज्वालामुखी अंतर्वेदी आकृतियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार करना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है। तो जो सुमेलित है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना। तो ये सही है। जो उसे सील कहते हैं, तो ये सही है। लावा का दरारों में धरातल से लगभग समकोण अवस्था में ठंडा होकर दीवार की भांति संरचना करना, तो इसको डाइक कहते हैं। तो ये सही है, आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 2 और 3 सही है। और लावा का क्षैतिज दिशा में तस्तरी के रूप में जमाव करना को फैकोलिथ बोलते हैं। तो फैकोलिथ नहीं बोलते हैं सर फ्रेंड्स। तो फैकोलिथ, लैप्यूलिथ, फैकोलिथ व सील 3 चीज होते हैं। ऊपर उठे फैकोलिथ के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तस्तरी के अकॉर्डिंग तो नहीं था, क्षैतिज दिशा में तस्तरी के तरह नहीं था फ्रेंड्स। ये था कई बार अंतर्वेदी अग्नि चट्टाने की मोडरदार अवस्था में अवनति के ऊपर व अभिनीति के तल में लावा का जमा पाया जाता है। ये परतनुमा और लहरदार चट्टानों के एक निश्चित वाहक नली में से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती है। उसे क्या बोलते हैं। तो ये फैकोलिथ कहलाते हैं, न कि तस्तरी में होता है। तो इसलिए पहला गलत हो गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत कथन को चुनना है। तो इसमें सत कथन कौन सी होगी फ्रेंड्स। टिलाइट बेसाल्ट चट्टाने हैं जो हिमानी निक्षेप से निर्मित होते हैं। और हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टाने पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें सत कथन पूछ रहा था, तो केवल 2 सत्य होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। टिलाइट वे अवसादी चट्टान हैं जो हिमानी निक्षेप से निर्मित होती है। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना क्षेत्र के तलछट्टों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध में 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। और गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट है जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या हिमछादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम में प्रारूपित रूप के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के तलछट्टों की यह समानता स्पष्ट है कि इन स्थलखंडों के इतिहास की भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टाने पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका है बी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी। तो आंसर हो जाएगा सी, अब्राहम आर्टिलियस ने, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन की वित्तीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पे सत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो ये देख लेते हैं। ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच में पाए जाते हैं। तो ये सही है फ्रेंड्स। और यह वह क्षेत्र है जहाँ महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों के पास निक्षेपित होते हैं। तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए,
क्योंकि इसमें पूछ रहा था कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसके कथन ए सत्य है। वित्तीय मैदान जो होते हैं ये विस्तृत मैदान महासागरीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। वित्तीय मैदान वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं, न कि तटों पे ही होते हैं। तो यहाँ पे पास लिखा हुआ था, यहाँ पे दूर होता। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, 23 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछ रहा है कि असत्य कथन को चुनना है, तो जो असत्य कथन है उसको ही चुन लेते हैं। इसमें असत्य कथन को चुनना है, और तो इसमें सत्य कथन पहले देख लेते हैं फ्रेंड कि कौन सत्य है, उसके बाद देख लेंगे उसको। तो यूरेशिया प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स इसका, और ये दोनों गलत है, पहला और दूसरा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बी। पहला पढ़ लेते हैं कि एक विवर्तनिक प्लेट केवल महाद्वीपीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है, तो ये गलत है। एक विवर्तनिक प्लेट प्लेट ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागर जल स्थल खंडों से मिलकर बना हुआ है, कि केवल महाद्वीपीय नहीं, महाद्वीपीय व महासागरों स्थल मंडल से मिलकर बना है। और स्थल मंडल में केवल परपट्टी को शामिल किया जाता है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। और स्थल मंडल में ये प्लेटें दुर्बलता मंडल की एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलमान होता है। स्थल मंडल में प्रपट्टी एवं ऊपरी मेटल को सम्मिलित किया जाता है, केवल यहाँ पे केवल दिया था और इसलिए गलत है। स्थल मंडल में क्या है, तो परपट्टी और ऊपरी मेटल को भी सम्मिलित किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 2 बी, मतलब 1 और 2 दोनों गलत है। और यूरेशिया प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट का देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। तो 24 का देख लेते हैं कौन सत्य है। तो जो सत्य है पहले वो देख लेते हैं फिर। तो फिलीपीन प्लेट यह एशिया महाद्वीप एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है, तो ये सही है। और कैरोलिन प्लेट यह फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है, तो ये सही है फ्रेंड्स, दोनों सही है, इसमें सही ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, तो सी आंसर होगा। और गलत क्या है, तो नजका प्लेट उत्तर अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। नजका प्लेट यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में, ना कि उत्तरी अमेरिका में, तो यहाँ पे ये गलत था। ठीक है। कोकोस प्लेट ये बार बार पूछता है, तो ये देख लेते हैं कि कोकोस प्लेट यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच में है। अरेबियन प्लेट कहाँ है फ्रेंड्स, तो इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीपीय का भूभाग सम्मिलित है। और कैरोलिन प्लेट जो हमने देख लिया था। और फ्यूजी प्लेट कौन है, तो यह ऑस्ट्रेलिया की उत्तर पूर्वी में स्थित है, तो ये भी देख लेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। और उपयुक्त में से कितने कथन असत्य हैं, कितने कथन असत्य हैं फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है। तो अपसारी सीमा नई परपट्टी का निर्माण करता है। तो अपसारी सीमा जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है तो नई परपट्टी का निर्माण होता है, तो ये पहला तो सही है। और रूपांतर सीमा पर नई परपट्टी का निर्माण और नई परपट्टी का विनाश दोनों होता है। तो यहाँ पे रूपांतरण सीमा जहाँ न तो नई परपट्टी का निर्माण होता है और न ही नई परपट्टी का विनाश होता है, तो ये भी गलत हो गया। और मध्य अटलांटिक कटक अभिसारी सीमा का उदाहरण है। तो ये तो यहाँ पे ये था फ्रेंड्स कि मध्य अटलांटिक कटक अभिसारी सीमा का उदाहरण, तो अभिसारी नहीं है फ्रेंड्स, ये अपसारी है। ठीक है। तो ये यहाँ पे भी गलत हो गया था। तो इसमें कितने कथन असत्य हैं, तो केवल 2 कथन असत्य है, जिसमें दूसरा और तीसरा दोनों असत्य है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है 26 का। तो देख लेते हैं इसमें क्या सत्य है। तो अपक्षय एक स्वस्थानु प्रक्रिया है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और जल योजक भौतिक अपक्षय प्रक्रिया के उदाहरण है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। रासायनिक अपक्षय क्रिया का समूह जैसे विलयन, कार्बोनिटीकरण, जल योजन, ऑक्सीजन तथा न्यूनीकरण से अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण कार्य करते हैं, जो रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित होते हैं। तो ये भौतिक नहीं है फ्रेंड्स, ये रासायनिक है, तो आंसर हो जाएगा डी का क्या होगा फ्रेंड्स, डी का आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है क्योंकि यहाँ पे सत्य पूछ रहा था। नेक्स्ट है
27 का कि निम्न में से किस हिमनद स्थल रूप का विकास हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। तो 27 का आंसर होगा ड्रमलिन। आंसर ड्रमलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पे पाए जाते हैं और इसमें सत्य पूछ रहा है तो पहला सही है फ्रेंड्स। और सर्क गहरे लंबे चौड़े गर्त है जिसकी दीवार मन ढाल वाली सीधी अथवा अवतलीय होता है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। सर्क हिमानीकृत पर्वत भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थिर रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों शीर्ष पे पाए जाते हैं। एक तो ये तो पहला तो सही था और ठीक है। और इन झील और शर्त है अधिकतर हिमनद घाटियों में शीर्ष पे पाए जाते। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे आती हुई सर्क को काटती है। गहरे सर्क लंबे व चौड़े गर्त जिनकी दीवारें तीव्र ढाल वाली सीधी या अवतल होता है। ठीक है। तो यहाँ मन ढाल वाली नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे तीव्र धार वाली होता है। तो इसलिए ये गलत हो गया था। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए। इसमें ए की पहला सही है दूसरा गलत है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। और फ्रेंड्स जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे भी असत्य कथन को चुनना है। तो देख लेते हैं क्या है। तो काष्ठ स्थलाकृतियाँ का निर्माण हिमनद के द्वारा होता है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। और एक्स्टर ड्रमलिन एवं हार्न हिमनद द्वारा निक्षेपित स्थल रूप का प्रकार है। तो ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा सी। इसमें देख लेते हैं कि सर्क हार्न और सीडेटर कटक हिमनद घाटी गर्त अपर्दित स्थल रूप उदाहरण है, जबकि हिमोड एस्कर हिमानी धौत मैदान ड्रमलिन निक्षेप स्थल रूप का उदाहरण है। तो दोनों गलत हो गया था। नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसका देख लेते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सत्य होगा फ्रेंड्स। तो स्टेलेमाइट विभिन्न मोटाई के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं जो कंदराओं की छतों पे लगे होते हैं। तो ये गलत है फ्रेंड्स। और स्टेलोटाइल कंदराओं की छतों से धरातल पर टपकने वाली चूना मिश्रित जल से बना होता है। तो ये भी दोनों गलत है। इसके बारे में देख लेते हैं कि स्टेलेमाइट क्या होता है। तो स्टेलाइट विभिन्न मोटाई के लटके हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं, प्राय आधार पर या कंदरा की छतों पर के पास मोटे होते हैं और छत के छोर पर पतले होते जाते हैं और ये अनेक आकार के होते हैं। स्टेलेमाइट क्या होता है। तो स्टेलेमाइट क्या होता है फ्रेंड्स। तो ये कंदराओं के फर्श के ऊपर की तरफ बढ़े होते हैं। वास्तव में स्टेलेमाइट कंदराओं की छत के धरातल पर टपकने वाले चूना स्मृत जल से बने होते हैं। स्टेलाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति का बने होते हैं। तो इसमें क्या किया फ्रेंड्स, ये दोनों को एक्सचेंज कर दिया, इसलिए दोनों क्वेश्चन गलत हो गया। आंसर हो जाएगा डी, दोनों असत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। तो 31 का देख लेते हैं। एवरेस्ट चोटी हॉर्न का उदाहरण है और बहुत गहरी हिमनद गर्त है जिसमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है उसे फियोर्ड कहते हैं। तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स, असत्य कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो अल्प्स पर्वत पर सबसे ऊंची मोटी मैटर हॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित होती है। तो दोनों सही था। आंसर हो जाएगा इसमें डी। 32 का देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स। तो 32 का है मोलेसेसिक वेसी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा ए, मिजोरम को क्या बोलते हैं। मिजोरम को मोलेसेसिक बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है असत्य कथन को चुनना है। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है। 33 का
तो विश्व के महासागरीय धाराओं की अपेक्षा स्थलीय भागों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, तो ये गलत है। और विषुववृत्त से 35 डिग्री से 48 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है, तो ये सही है। असत्य पूछा तो असत्य 1 होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। समान तौर पे जब हम विषुववृत्त के से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घट जाती है। विश्व की तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। विश्व के स्थलीय भाग की अपेक्षा महासागरों के ऊपर अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ए पहला गलत है। महासागरों में ज़्यादा वर्षा होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो 34 का देख लेते हैं क्या सत्य है। तो ओस के बनने के लिए ओसांक जमाव बिंदु के नीचे होना चाहिए, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और ओस बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं साफ आकाश, शांत हवा एवं उच्च सापेक्ष आर्द्रता व ठंडी एवं लंबी रातें होनी चाहिए, जो ठंडे के दिन में होता है फ्रेंड्स। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। ओस जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में सघन केंद्रों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास एवं पौधे की पत्तियों की ठंडी सतह पर पानी की बूंद के रूप में जमा होती है, तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता व ठंडी एवं लंबी रात होनी चाहिए। ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर होना चाहिए, ना कि नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे गलत हो गया था। आंसर होगा बी, जिसमें दूसरा सही है। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो जो सत्य है वही हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। पछाव, इसमें सत्य 2 और 3 सत्य है। तो पछाव मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है, तो ये सही है। और वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होती है, तो दोनों सही है। तो 1, 2 और 3 सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। और कपासी मेघ हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स। कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं। ये प्रायः 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पे बने होते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं, न कि सफ़ेद रंग वाले होते हैं, तो उसमें देख लेंगे। और दूसरा था पछाव कपासी एवं कपासी वर्षा मेघ ऊंचे बादल के उदाहरण हैं। तो पछाव मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है और ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये 1 और 4 गलत था, 2 और 3 सही था, तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है 36 का कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे जलवायु प्रकार है और यहाँ पे कूट अक्षर है और इसमें बोल रहा है कि कितने सुमेलित हैं। तो किसमें कितने सुमेलित है फ्रेंड्स? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क AF से है, तो इसका हो जाएगा 37 का हो जाएगा फ्रेंड्स। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु AF से होते हैं फ्रेंड्स, तो ये तो पहला तो सही है। और दूसरा भूमध्य सागरीय, तो भूमध्य सागरीय किसके लिए कैसे किया जाता है फ्रेंड्स? तो भूमध्य सागरीय के लिए ये तीनों गलत है फ्रेंड्स, नीचे तीनों गलत है। तो इसका क्लास 11 का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 11 से देख लीजिएगा, पेज नंबर 8, तो वहाँ पे सारे डिटेल्स में दिया हुआ है। तो इसमें जो है वो मैं पहले बता दे रही हूँ कि पहला सही है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क को डिनोट किया जाता है AF से, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें बोल रहा है कि कौन सा कितने सुमेलित है। तो केवल एक सुमेलित है फ्रेंड्स, इसमें भूमध्य सागरीय को CSA से मापा जाता है, मतलब उसको डिनोट किया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क को AW से किया जाता है, न कि AF से किया जाता है। और ध्रुवीय हिमटोपी को EF से किया जाता है, न कि ET से किया जाता है फ्रेंड्स। और उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी को BSH से किया जाता है, न कि BWS से। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें एक सुमेलित है, इसलिए आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है निम्न विशेषताएं किस प्रकार के जलवायु की है, तो इसमें देख लेते हैं।
तो आर्द्र ऋतु छोटी, शुष्क ऋतु भीषण व लंबी होती है। आर्द्र तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है और पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमि भी पाई जाती है। तो किसके लिए बता रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये बता रहा है सी के लिए। AW किससे डिनोट किया जाता है फ्रेंड्स, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, जो अभी हमने जस्ट बताया था। नेक्स्ट है 38 का देख लेते हैं। 38 में क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो प्लेट्यू स्टेशन पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो प्लेट्यू स्टेशन पे पाई जाती है EF करके जलवायु है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। हिमटोपी जलवायु EF हिमटोपी जलवायु ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भाग में पाई जाती है। गर्मियों में तापमान हिमांक के नीचे रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी मात्रा में होती है। तुषार एवं हिम एकत्रित होती जाती है, जिसका बढ़ता हुआ दबाव हिम परतों को विस्तृत कर देता है। हिम परतों के ये टुकड़े आर्कटिका और अंटार्कटिका जल में खिसक कर पलावी हिमशैलों के रूप में तैरने लगती है। अंटार्कटिका में 79 डिग्री दक्षिण अक्षांश एवं प्लूटो स्टेशन पर भी यही जलवायु पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा EF। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और पूछ रहा है कितने कथन असत्य हैं। तो केवल एक कथन असत्य है फ्रेंड्स, और कौन है तो वो हम देख लेते हैं कि मध्य मंडल में परावैंगनिक किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है फ्रेंड्स, और वन एवं महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पूछ रहा था कि कितने असत्य हैं, तो केवल एक असत्य है फ्रेंड्स। इसमें ये मध्यमंडल में परावैंगनिक किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। मध्यमंडल में ऐसा कुछ नहीं होता है। मध्यमंडल में नहीं, ये मध्यमंडल में ना होकर कि ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होता है, जहां परावैंगनिक किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है। तो ये मध्यमंडल में ना होकर के समताप मंडल में होता है। तो पहला तो गलत था और असत्य ही पूछ रहा है, तो केवल एक असत्य है, जबकि ये दोनों सत्य हैं, ठीक है। वन एवं महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं, तो ये सही है। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से, तो ये भी सही है। और ये कब हुआ फ्रेंड्स, तो 1997 में, और जो 2005 से प्रभावी है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार करना है और असत कथन को चुनना है। तो आइसलैंड मध्य अंटार्कटिका का तट का एक भाग है, तो ये सही है। और एम्परेर समुद्र टीला हिंद महासागर के समुद्र टीला का उदाहरण है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। यह नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तल से ऊपर की ओर उठा हुआ है, किंतु महासागरों के सतह तक नहीं पहुंचता है। समुद्री टीले ज्वालामुखी के ऊपर उत्पन्न होते हैं और ये 3,000 से 4,500 मीटर ऊंचाई पे होते हैं। एम्पेरियल समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में, ना कि हिंद महासागर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पेरियल समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूहों का विस्तार है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो इसमें असत्य पूछ रहा था, तो केवल 2 असत्य है, मतलब दूसरा असत्य, तो इसका हो जाएगा B। नेक्स्ट है महासागर जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कौन कौन कारक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है अक्षांश है, उसके बाद स्थल एवं जल का असमान वितरण और महासागरीय धाराएं हैं। तो आंसर हो जाएगा C। 1 और 4 और 5 है, तो आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है 42 का, तो इसका देख लेते हैं क्या है। तो निम्न कथनों पर विचार करना और असत्य कथन को चुनना है। जो असत्य कथन है, तो जो सत्य कथन वो देख लेते हैं। तो बढ़ते हुए अक्षांश के साथ महासागर के जल का तापमान के घटने की दर समानता प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री से होती है, तो ये सही है। और बाकी 1 और 3 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 37 डिग्री होता है। तो महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ना कि 37। तो यहाँ पे 27 होता है फ्रेंड्स। और महासागरीय जल का उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर दर्ज किया जाता है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो औसत तापमान 1 मिनट देख लेते हैं इसमें कहाँ पे है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि उच्चतम जो तापमान है विषुवत वृत्त पे नहीं, बल्कि
इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज की जाती है। उत्तर एवं दक्षिण गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री के आसपास होती है। ठीक है, तो इसका दोनों गलत था, इसमें 1 और 3 गलत था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 43 का, निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। 43 का, तो अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36% के लगभग होता है, तो ये ठीक है, ये पहला सही है फ्रेंड्स। और दूसरा है हिंद महासागर की औसत लवणता 30 है, तो हिंद महासागर की औसत लवणता 35 है फ्रेंड्स, ना कि 30 है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, 43 का। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है 44 का फ्रेंड्स, और इसमें क्या पूछ रहा है कि युग्म सही सुमेलित है, कितनी युग्म सही सुमेलित है, तो इसमें केवल एक युग्म सही सुमेलित है, आंसर में ये है। तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन था कि संकटापन्न प्रजातियाँ कौन होती है, तो इसमें वे सभी प्रजातियाँ सम्मिलित है जिन्हें लुप्त होने का खतरा है, तो ये तो सही है फ्रेंड्स, तो पहला तो सही है। और सुवेद प्रजातियाँ क्या होती है, तो इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम होती है, तो सुवेद प्रजातियाँ हम आंसर सही पढ़ लेते हैं। और इसमें सुवेद प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ सम्मिलित है जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया तो उसे विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहा तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने के खतरा है। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इसे जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है, तो ये पहला गलत हो गया था, और दूसरा गलत है। और तीसरा है दुर्लभ प्रजातियों के बारे में, तो ये संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है, ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई है, तो ये क्या किया है, दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। तो ध्यान रखेंगे पहला सही है, केवल एक सही है फ्रेंड्स, और इसमें सही ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। तो IUCN के रेड लिस्ट के अनुसार रेड पांडा को दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इंटरनेशनल यूनिट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स जो IUCN होते हैं, विश्व की सभी संकटप्राय प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। IUCN रेड लिस्ट में रेड पांडा को एक संकटप्राय प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है, तो इसमें क्या है, तो असत्य कथन पूछ रहा है। तो इसमें रेड पांडा को दुर्लभ प्रजाति नहीं है फ्रेंड्स, संकट प्राय प्रजाति के लिए रखा गया रेड पांडा को। ठीक है, और IUCN एक पूर्ण विस्तार इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेटिव ऑफ नेचर है, तो नहीं है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेटिव ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस है, तो दोनों असत्य है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जलधारा और प्रकृति, इसके बारे में देख लेते हैं और सही सुमेलित को चुनना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है फ्रेंड्स। तो सही सुमेलित कौन सा है, तो 4 और 5 है। कन्नारी जलधारा शीतल धारा ठंडा है, तो बिल्कुल सही है। और क्यूरो धारा क्या है, तो एक गर्म है, तो ये भी सही है। अग्लुहासा शीतल नहीं है फ्रेंड्स, ये गर्म है। फॉकलैंड भी ठंडा है और कैलिफोर्निया ठंडा है फ्रेंड्स। तो आपको बता दूं कि इसमें सुमेलित सिर्फ बी है, 3 और 4 और 5 है फ्रेंड्स। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जलधारा जो आता है वो मैंने आपको डाल रखी हूँ प्लेलिस्ट में विश्व का भूगोल में, तो आप जा करके वहाँ देख लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है। एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएगा, तो ध्यान देंगे, उस पर जा करके आप देख सकते हैं। घटना चक्र पूर्वालोकन से लिया हुआ है। नेक्स्ट है इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 47 का कि ज्वार के प्रकार और विशेषता, तो इसका देख लेते हैं गलत मिलान को चुनना है। तो गलत मिलान कौन कौन है फ्रेंड्स, तो अर्ध दैनिक ज्वार और दैनिक ज्वार दोनों गलत है। अर्ध दैनिक ज्वार में क्या लिखा है कि इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार होते हैं। तो अर्ध दैनिक ज्वार में होता है, यह सबसे सामान्य है और ज्वारीय प्रक्रिया जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार होते हैं, ना कि एक होते हैं, तो ये गलत हो गया। दैनिक ज्वार क्या होता है, तो दैनिक ज्वार इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च और 2 निम्न होते हैं। तो दैनिक प्रतिदिन 1 और 1 उच्च 1 निम्न होते हैं, तो ये दोनों को क्या किया है ना, दोनों को एक्सचेंज कर दिया है फ्रेंड्स, इसलिए दोनों गलत हो गया। अब मिश्रित ज्वार क्या होता है, इसके अंतर्गत ज्वार भाटा की ऊंचाई में भिन्नता होती है, तो ये सही है, तो आंसर बी हो जाएगा। 1 और 2 गलत है, इसमें दोनों को एक्सचेंज कर दिया है फ्रेंड्स। ठीक है,
48 का क्या होगा देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है और सत कथन को चुनना है। तो कच्छ के रण के दुर्गा दुबानी में ज्वारों का इस्तेमाल कर विद्युत संयंत्र लगाया जा गया है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और ज्वार भाटा तलछट्टों के डिसिल्टेशन में मदद करता है, तो ये सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें सही पूछ रहा था। तो ज्वार भाटा का महत्व क्या है, तो चूंकि पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य की स्थिति की उत्पत्ति के कारण होता है ज्वार भाटा। इसकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह क्या है, तो यह नौचालकों व मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है, ठीक है। और कच्छ के रण, तो कच्छ के रण में ऐसा कुछ नहीं है फिर, तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 48 का आंसर हो जाएगा एक पहला, दूसरा सही है, पहला गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे सत कथन को चुनना है। तो तरंग गति को नॉट्स में मापी जाती है, तो ये सही है। और दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की लंबा दूरी को तरंगधैर्घ्य कहते हैं, तो इसका गलत है फ्रेंड्स। तरंगधैर्घ्य किसे कहते हैं, तो यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच क्षैतिज दूरी को कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया। और पहला क्या है, तरंग गति को नॉट में मापा जाता है। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली दो लगातार तरंग शिखर या गर्तों के बीच का समय अंतराल होता है। और तरंग गति जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं। इसे नॉट्स में मापा जाता है, तो पहला तो सही था, दूसरा गलत है। तरंग आवृत्ति के बारे में भी जानते हैं। तो तरंग आवृत्ति यह एक सेकेंड में समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंग की संख्या होता है। तो आंसर 49 का ए होगा, जिसमें पहला सही है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पत्ति व विकास हेतु अनुकूल स्थिति क्या है। तो 50 का आंसर हो जाएगा एक। और इसमें कौन कौन स्थिति है, तो 1 और 5 सही है, जिसमें वृहद समुद्र सतह और समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसारण। तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 5 सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं। इसकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल स्थितियाँ क्या क्या है, तो वृहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। दूसरा होता है कोरियोलिस बल का होना। तीसरा होता है ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना। चौथा होता है कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचलन होना। और पांचवा समुद्री तल तंत्र ऊपर अपसरण होना, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आंसर, इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 52 का, कि निम्न कथनों पर विचार करना है और सत कथन को चुनना है। तो घोर रंध्र व डोलाइन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं, जिससे लेपिस का निर्माण होता है। तो पहला गलत है फ्रेंड्स। दूसरा क्या है, चूना पत्थर, पहला गलत क्यों है वो देख लेते हैं। तो जब घोल रंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत से गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं, तो लंबी तरंग तथा विस्तृत खाइयाँ बनती हैं, ठीक है। और जिसे घाटी रंध्र वैली सिंक या युवाला कहते हैं, ना कि लेपिस कहते हैं, इसलिए वो गलत हो गया था। दूसरा है चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घूलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है, जिसके विलय पर इन्हें विलय रंध्र कहा जाता है। तो ये दूसरा सही था, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कितने कथन सत्य है। तो स्कूल भुवन एक वेब पोर्टल है जिसका संबंध स्कूलों के भवन निर्माण से है। और भारत का सीमांतगत क्षेत्र आगे समुद्री लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैली हुआ है। एक मानक मील जो 72,960 इंच, जबकि एक समुद्री मील 63,360 इंच के बराबर होता है। तो इसमें बोला कितनी कथन सत्य है। तो भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व से अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली है। भारत का सीमांतगन क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्र मील
तक पहुंचा हुआ है। तो 12 समुद्री मील एक बार एग्जाम में पूछा है फ्रेंड्स, 69 या 68 में पूछा है कि कितने हैं, तो 12 समुद्री मील होता है, तो याद रखेंगे। मानक मील कितनी है, तो मानक मील 63,360 है। और समुद्री मील कितने हैं, तो 72,960 इंच है। एक मानक मील लगभग कितना होता है, तो 1.6 किलोमीटर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें केवल एक ही सत्य है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एक समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और स्कूल भूमन एक वेब पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। तो ये भी गलत हो गया था। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 53 का क्या है फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स भी देखती हूँ। और हमारा टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। 53 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनना है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ है। तो इसमें सत्य पूछा तो केवल एक सत्य है फ्रेंड्स। तो और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जलोढ़ की औसत गहराई 2000 से 3000 मीटर तक है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों पर विचार करना है। यहाँ दर्रा है और पर्वत एवं श्रेणियाँ हैं। तो ये इसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से सही सुमिलित हैं। तो जोजिला दर्रा बृहद हिमालय में है, तो ये सही है। और खारदुला दर्रा लद्दाख श्रेणी में है, तो ये भी सही है। तो सही कौन सा, तो 1 और 4 सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल बनिहाल में है फ्रेंड्स। और जास्कर श्रेणी फोटूला और लद्दाख श्रेणी खारदुला। तो यहाँ पे ये दोनों के एक्सचेंज कर दिया था, इसलिए दोनों गलत हो गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। 1 और 4 सही है। 55 का है, निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। तो असत्य कथन कौन कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो 1 और 3 असत्य है, जबकि 2 और 4 सही हैं। तो जो सही है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि असत्य पढ़ने से उतना नहीं है। तो वेरन आइसलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि असत्य कथन को चुनिए और 1 और 3 असत्य है। तो जो असत्य उसको छोड़ दे रहे हैं और जो सत्य वही देख रहे हैं। मैं पहले भी बताई, तो ये सही था। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय प्रवाल निक्षेप से बना है, तो ये सही है। और अभी पढ़ लेते हैं कि जो गलत क्यों है। तो बंगाल की खाड़ी के भीतर भारतीय द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। तो ये गलत है फ्रेंड्स। बंगाल की खाड़ी में तो बंगाल की खाड़ी है फ्रेंड्स, ये द्वीप ये 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच में स्थित था। तो वो गलत हो गया था। और माउंट कोरोब उत्तरी अंडमान में स्थित है, तो वो गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का आंसर है सी। 1 और 3 गलत है, जबकि 1 और 3 गलत है और 2 और 4 सत्य है। नेक्स्ट है, टार पर्वत स्कंद, टोकरी पहाड़ी श्रृंखला आदि प्राकृतिक स्थलकृतियाँ भारत की किस भूआकृति खंड में पाया जाता है। तो इसका 55 का आंसर हो जाएगा बी, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो 55 का देख लेते हैं क्या सत्य है। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलने हुए हैं, तो ये सही है। और जबकि पहला गलत है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें असत्य कथन को चुनना है। तो पश्चिमी घाट को कर्नाटक में अस्थायी तौर पर नीलगिरी के नाम से जाना जाता है, तो ये सही है। और पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं, तो दोनों सही है। तो इसमें असत्य पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कोई भी असत्य नहीं है, दोनों सही है। नेक्स्ट है,
ठीक है फ्रेंड्स, और 59 का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसमें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन असत्य हैं। यहाँ पे असत्य देखना है फ्रेंड्स 59 का। तो पूर्वी तट मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हैं। और कोकण तट की विशेष स्थलकृतीय कयाल जिसे मछली पकड़ने और अंतर्स्थीय नौकाएं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 59 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 2 गलत है, 2 असत्य हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न के उदाहरण है, ना कि पूर्वी तटीय, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट था पौराणिक। ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारका जो किसी समय पश्चिमी तट के तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूब गया है। ठीक है, और जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पत्तनों एवं बंदरगाहों विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह में कांडला, मंझगांव, JLN नन्हवा सेवा, मरमागांव, मैंगलोर, कोचीन शामिल हैं। उत्तर में गुजरात तट, दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मालाबार तट हैं। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण एवं उत्तर और दक्षिण में चौड़े हैं। ठीक है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये हो गया चौड़े हैं। और उसके बाद इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टाई नहीं बनाती है। मालाबार तट की विशेषता स्थलकृतीय कयाल जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटक के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। तो इसमें 2 असत्य था और पहला और तीसरा असत्य था फ्रेंड्स, क्योंकि कोंकण तट नहीं है, मालाबार तट में मछली पकड़ी जाती है। तो ये दोनों गलत है और दूसरा सही था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 60 का क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें पूछ रहा असत्य कथन को चुनना है। तो बृहद हिमालय और जास्कर के बीच डल झील अवस्थित है। तो कश्मीर हिमालय में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कश्मीर हिमालय का उत्तरी पूर्वी भाग को जो विस्तृत हिमालय और काराकोरम श्रेणी के बीच स्थित है, एक ठंडा मरुस्थल है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील है। तो किसके बीच में है फ्रेंड्स? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल में, न कि जास्कर में था। तो ये गलत है पहला। और इसमें असत्य ही पूछ रहा था, तो पहला तो असत्य हो गया। वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। तो ये सही है फ्रेंड्स। इसका असत्य पूछा तो केवल एक असत्य है, दूसरा सही है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कांगतु चोटी किस हिमालय का भाग है? तो अरुणाचल हिमालय का। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो मोनपा जनजाति कश्मीर हिमालय में बसी जनजाति है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। और लैंसडाउन पर्वत नगर सिक्किम हिमालय में अवस्थित महत्वपूर्ण नगर है। तो ये भी गलत है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण पर्वत जैसे कि धर्मशाला, मसूरी, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन और रानीखेत स्थित है। तो ये लैंसडाउन कहाँ है फ्रेंड्स? तो लैंसडाउन हिमाचल प्रदेश में है, ना कि सिक्किम में है। तो ये गलत हो गया। अरुणाचल प्रदेश में इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजाति इस प्रकार है। मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में है फ्रेंड्स, ना कि कश्मीर में है। तो ये गलत हो गया। और मोनपा, अम्बोर, मिसमी, नीसी और नागा ये कौन है? तो अरुणाचल हिमालय में है। तो ये दोनों गलत हो गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है 63 का। तो जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती है तथा सहायक नदियाँ उसमें संपूर्ण पर मिलती है तो इसे प्रतिरूप को वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। और जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है तो इसी प्रतिरूप को अर्य प्रतिरूप कहा जाता है। तो ये भी गलत है। आंसर क्या होगा? डी। आंसर हो जाएगा डी। दोनों गलत है, दोनों सत्य नहीं है।
और जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। उसे उत्तरी मैदान जैसे उत्तरी मैदान की नदियां हैं। जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे आर्य प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। और जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हो तथा सहायक नदियां उसमें समकोण पर मिलते हैं तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गया था, आंसर हो जाएगा डी। 64 का देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन असत्य हैं। तो इसमें केवल 2 कथन असत्य हैं। कौन कौन है तो ये देख लेते हैं। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियां द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। तो एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं और वो तो सही है फ्रेंड्स। और बड़ी नदियां के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर तथा छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। तो ये जल संभर किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, तो जो आकार का आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणी 3 भागों में बांटा जाता है। प्रमुख नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है और इसमें 14 नदियां शामिल है और जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, नर्मदा, माही, पिनार, साबरमती, बराक आदि है। मध्य नदी जिसका अपवाह के 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर होती है, इसमें 44 नदियां हैं और इसमें बोल रहा है कि लघु नदी द्रोणी में जिसका अपवाह 2000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, इसे न्यून वर्षा के क्षेत्र में बहने वाली ये बहुत सी नदियां हैं। तो ये इसमें क्या बोल रहा था कि बड़ी नदी जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणी को 4 भागों में बांटा जाता है। तो जल संभर किसे कहते हैं, तो एक अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करने वाले सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जलग्रह क्षेत्र को नदी द्रोण जबकि छोटी नदियों व नालों को अपवाही क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। तो दोनों का एक्सचेंज कर दिया था तो इसका आंसर हो जाएगा 2। केवल 2 गलत है और पहला सही था। 65 का क्या होगा देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कितने कथन असत्य हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें देख लेते हैं। सिगार एवं गास्टिन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी असम में सादिया कस्बे के पश्चिम में भारत में प्रवेश करता है, तो ये भी गलत है। इसमें तीनों असत्य है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। कामेंग और मानस ब्रह्मपुत्र नदियों में बाएं तट से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो आप नदियों के बारे में देख लेंगे। सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है और श्लोक, गिलगित, जास्कर, हुज्जा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग और मद्रास है। तो गास्टिंग किसका है, तो गास्टिंग सिंधु नदी की है। तो पहला तो गलत हो गया था। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चेमायुगडन हिमनद से हुआ है। यहाँ से यह पूर्व की ओर अनुदैर्ध्य रूप से बहती है और हुई दक्षिण तिब्बत से शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर दूरी तय तक करती है। इसे सांगपो नदी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है शोधक। तिब्बत की रागो सांपो इसके दाहिनी तट पर प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये तीनों गलत है फ्रेंड्स। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चाइक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शारदा नदी को जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और असत कथन को चुनना है। 67 का। तो असत कथन कौन सी है फ्रेंड्स, तो केरल की सबसे बड़ी नदी पेरियार अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। तो केरल के तट रेखा छोटी है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, न कि पेरियार तमिलनाडु का है फ्रेंड्स। ठीक है, और पेरियार नदी को पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे पोनानी के नाम से भी जाना जाता है और ये लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपवाहित होती है। तो ये दोनों गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों असत्य हैं। पेरियार को पोनानी नहीं जाना जाता है फ्रेंड्स। ये भरतपुज अन्नामलाई से निकलते हुए भरतपुर नदी को पोनानी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ हैं
और इसमें क्या कह रहा है तो देख लेते हैं कौन सी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ में 1, 2, 4, 5 है, जिसमें सेतरूनी निजी नदी, और उसके बाद भद्र नदी, उसके बाद ढाढर नदी, और 5 में कलादी नदी। ये चारों नदी कहाँ है तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इसको आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स, मैं PDF डाल दूंगी प्लेलिस्ट में टेलीग्राम पे। तो प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और राज्य के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, सही युग्म का चयन करना है 69 का। तो कौन कौन सही है, तो जो सही है उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। काल बैसाखी असम में आता है, तो ये सही है। और फूलों वाली बौछार केरल में होती है, तो ये सही है। आम्रवर्षा तमिलनाडु में, तो आम्रवर्षा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछार पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में होता है, ना कि तमिलनाडु में, तो ये गलत हो गया। और गुजरात बारदोली छीड़ा, गुजरात, ये क्या है फ्रेंड्स, तो बारदोली छीड़ा क्या होता है, उत्तरी मैदान पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क गर्म और पीड़ादायक पवनें होते हैं। दिल्ली और पटना इसके बीच तीव्रता अधिक होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 69 का बी, 2 और 4 सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सत्य कथन कौन होगा, तो समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं, तो ये सही है। और तड़ित झंझा तथा टोर्नेडो अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होती है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, सी, दोनों सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 71 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। इसमें जितना भी क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स, जिसमें यही सब पूछा है, तो आप ध्यान देंगे कि एग्जाम में भी इस तरीके से पूछते हैं। तो आप जितना प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो एग्जाम में आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो सत्य कथन को पूछना है, इसमें सत्य कथन कौन सा है, तो समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति होती है, ना कि बढ़ने की, तो ये गलत है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चवाच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है मानसून के निर्वर्तन की ऋतु के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है 72 का। तो इसमें सत्य है, इस ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाते हैं और तापमान घटने लगता है, तो गलत है फ्रेंड्स। मानसून के निर्वर्तन की ऋतुओं के आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है, ना कि तापमान घटने लगता है, तो यहाँ पे गलत हुआ। और इस ऋतु में उत्तरी भारत में सूखा जबकि प्रायद्वीपीय के पूर्वी भाग में वर्षा होती है, तो ये सही है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और असत कथन को चुनना है। तो निम्न खेजड़ी और पलास उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं, तो पहला गलत है फ्रेंड्स। और सेम, कुसुम और चंदन शुष्क पर्णपाती वन के वनस्पतियों का उदाहरण है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन का कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन वो भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियां शामिल होती हैं। इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इन वनों में पौधे में लगातार पूरे वर्ष पर्णहरित रहते हैं और झाड़ियां जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां कौन है, तो बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास इत्यादि है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, केवल 2 असत्य, पहला तो सही था और दूसरा गलत है। ठीक है, तो इसमें पहला असत्य ही पूछ रहा था, तो दूसरा सत्य है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। इसमें सारे असत्य ही कथन है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं, नीलगिरी जीव मंडल निश्चित भारत का पहला जीव मंडल निश्चय है
और असत्य में क्या है वो तो सही है। और साइलेंट वैली और सिधुवानी पहाड़ी अगस्त्यमलाई जीव मंडल निश्चय भाग है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। नीलगिरी जीव मंडल निश्चित है, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और यह भारत का पहला जीव मंडल निश्चय है। इस निश्चय में वायनाड वन जीव सुरक्षा क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर और मधुमलाई निम्बूर का सारा वन से ढका ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिधुवानी पहाड़ियों सम्मिलित है। इस जीव मंडल निश्चय का कुल क्षेत्रफल 5520 वर्ग किलोमीटर है। तो 74 का आंसर हो जाएगा बी, जिसमें दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है रोडेंड्रॉन सिल्वर फर जूनिपर किस प्रकार के वन से संबंधित है? तो 75 का आंसर होगा सी, पर्वतीय वन। नेक्स्ट है नदी के किस अवस्था में जलप्रपात व छिप्रिकाएँ लुप्त हो जाती है? तो आंसर है प्रौढ़ अवस्था में। नेक्स्ट है इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट है 77 का। ये क्वेश्चन बहुत लंबा था फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो लंबा हो गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो आंध्र प्रदेश में जलोढ़ पंख प्राय निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं, तो ये गलत है। और जब नदी उच्च स्थलों से बहती है तो गिरिपाद व मंद ढालों के मैदान प्रवेश करती है जो जलोढ़ पंख का निर्माण होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो गलत हो गया। और शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में जलोढ़ पंख तीव्र ढाल व उच्च व शंकु बनाते हैं, तो दोनों क्या किया है फ्रेंड्स, एक्सचेंज कर दिया है। तो 77 का दोनों असत्य है, आंसर हो जाएगा। देख ले, दोनों असत्य कथन को चुनना है, तो ये तो सही है फ्रेंड्स, बिल्कुल। आंध्र प्रदेश में जलोढ़ पंख प्राय निम्न शंकु की आकृति तथा शेष पाद के तक मंद ढाल वाले होते हैं, तो ये सही है फ्रेंड्स। और शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में जलोढ़ पंख तीव्र ढाल वाले व उच्च शंकु बनाते हैं, तो दोनों सही है। तो असत्य कथन पूछना था, तो दोनों सही है, तो कोई असत्य नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 78 का कि याकोहामा रणनीति संबंधित है, तो ये है प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन ही देख लेते हैं कौन सा सही है। तो मौसम में परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है, तो ये बिल्कुल सही है आंसर, तो आंसर हो जाएगा बी। और वायुमंडल में विभिन्न स्तरों का क्रम क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, बाहुमंडल और बहिमंडल है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिमंडल हैं। यहाँ पे मध्य मंडल बीच में डाल दिया था, इसलिए वो गलत हो गया था, आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सही है। नेक्स्ट है वन्य प्राणी अधिनियम पारित हुआ था, तो 1972 में, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है अभी यहाँ से हमारा करेंट अफेयर होगा फ्रेंड्स। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संदर्भ में उत्पादन की C2 लागत की संदर्भित करता है, तो किसे करता है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा सी। किसानों के स्वामित्व वाले भूमि और मशीनरी पर छोड़े गए ब्याज सहित उत्पादन की वास्तविक लागत। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सही है, तो 1 और 3 सही है, उसको पढ़ लेते हैं। तो इसका उद्देश्य मानव गतिविधियों के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाना है, तो ये सही है। और ये अनुसंधान करते समय मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करते समय जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर विचार करता है, तो दोनों सही है। तो 82 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने सही हैं, तो 82 का है, केवल 1 सही है, जिसमें इसे अक्सर रक्षा के दावोस के रूप में जाना जाता है, तो पहला सही है, बाकी ये दोनों गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में कितने सही हैं, इसमें भी कितने सही पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें भी केवल 1 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण NEFT छोटे और बड़े दोनों मूल्य के लेन देन के लिए उपयुक्त है, तो आंसर हो जाएगा ए, केवल दूसरा सही था, पहला और तीसरा गलत था। नेक्स्ट है सागर आंकलन दिशा निर्देशक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो 85 का कौन सा सही है फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका।
तो इसका है डी। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों के रसद प्रदर्शन का मानचित्र और बेंचमार्क करना। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये देहरादून में किया गया है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 88 का आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी वीर लचित वरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये असम के हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कलिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो ये उत्तर प्रदेश में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ध्वनि प्रौद्योगिकी आधार पर एंटी ड्रोन सिस्टम किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी जम्मू द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP की 14वीं बैठक संपन्न हुई है। कहाँ हुई है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा समरकंद। आंसर ए। नेक्स्ट है ई जागृति पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो इसमें सारे सही है। आंसर हो जाएगा डी। या उपभोक्ता मामलों के विभाग उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का एक पहल है। यह उपभोक्ता आयोग के लिए एक पोर्टल है। इस पोर्टल के ग्राहक के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सभी स्तरों पर एक सरल, तेज और लागत प्रभावी उपभोक्ता विवाद निवारक सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है 95 का कि नागी पक्षी महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें क्या है? तो इसका देख लेते हैं। बिहार सरकार ने जम्मू में 3 दिवसीय नागी वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन की है। तो ये सही है। नागी पक्षी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना और लोगों को प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के बारे में शिक्षित करना है। तो ये भी सही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ यह महोत्सव प्राकृतिक जीवन पर समर्थित है। तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी। 96 का क्या होगा फ्रेंड्स? कि मिलन नौसेना अभ्यास किस स्थान पर आयोजित होता है? तो विशाखापत्तनम में होता है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है EIU की लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो नॉर्वे है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 98 का कि चुनावी ब्रांड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, जिसमें यह एक वचन पत्र की तरह जारी किया गया है। एक ब्रांड है जो एक वाहक बैंकिंग साधन होगा और खरीदार या आतादाल का नाम नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 99 का, इसका आंसर ए हो गया फ्रेंड्स। 99 का क्या है? तो हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो सुमित नागल जीते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अलास्का पॉक्स रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये क्या है फ्रेंड्स? और उपयुक्त में से सही कथन को चुनना है। तो ये जेनेटिक वायरस है जो मनुष्य सहित विभिन्न स्तनधारियों को संक्रमित करते हैं। तो ये सही है। और यह एक डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है। तो ये भी सही है। तो अलास्का पॉक्स रोग, ये ध्यान रखिएगा, नया रोग है तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना तक रखते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप सजेशन दे सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल भी है तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू।